अब हम कंटिन्यू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स। तो ए बी सी डी सेट दिए गए हैं, विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। 4 सेट है, हमें पता करना है कि कौन किसका सेट सबसेट है। ठीक है, तो पहले ए का ये इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा x माइनस 6 माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें x माइनस 2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में कोई भी 0 हो सकता है, तो x इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, x इज इक्वल टू 6 भी हो सकता है। तो इसका आंसर 2 और 6 है, ये सेट आएगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि a किस किस का सबसेट है। a b का सबसेट है, a ये सबसेट ऑफ b, कॉमा a इज अ सबसेट ऑफ 2 6 इसमें भी है, a इज अ सबसेट ऑफ c, a इज अ सबसेट ऑफ d नहीं। अब हमें देखना है b इज अ सबसेट ऑफ a नहीं, b इज अ सबसेट ऑफ c यस, क्योंकि ये वाला पूरा इसमें कंज्यूम हो जा रहा है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें कंज्यूम हो जा रहे हैं। b इज अ सबसेट ऑफ d नहीं। अब c देखते हैं, c इज अ सबसेट ऑफ a नहीं, c इज अ सबसेट ऑफ b नहीं, c इज अ सबसेट ऑफ d नहीं। तो c सबका ही सबसेट है, सबका ही सुपर सेट बन जाता है। इसमें a का भी ये बन जाता है, b का भी बन जाएगा, और अब d का भी बनेगा। d इज अ सबसेट ऑफ 2 6, तो d इज अ सबसेट ऑफ a, d इज अ सबसेट ऑफ 6 इसमें भी है, b, d इज अ सबसेट ऑफ c। तो हमारे पास 6 सबसेट है, एक दूसरे के 6 कॉम्बिनेशन बन गए, 3 4 5 6। तो ये 6 कॉम्बिनेशन है। ए बी और सी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, और डी तीनों का जो बाकी तीनों का सबसेट है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइजेस का। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है, कौन से फॉल्स है। अगर ट्रू है तो हमें प्रूव करना है कि वो ट्रू है, और अगर वो फॉल्स है तो हमें एग्जांपल देना है कि वो फॉल्स कैसे है, किस केस में वो फॉल्स हो जाता है, तो वो वाला एग्जांपल देना है हमें। तो इसमें टोटल 6 ऑप्शन 6 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो पहले 2 मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ और फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a। ठीक है, फिर a बिलोंग्स टू b। अब क्या है a, ये b को बिलोंग करता है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं समझना है, ये सेट नहीं है। यहाँ पे इसको मैं हटाता हूं पहले। तो ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि मैं बताता हूं क्यों ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू अगर x a में है तो क्या बताएंगे, क्या लिखेंगे, अच्छा ये प्रूव नहीं करना है, ये तो काउंटर एग्जांपल देना है। ठीक है, ये फॉल्स हो गया तो काउंटर एग्जांपल है, लेट a इज इक्वल टू 1 2। ठीक है, तो b में तो x 1 2 हो सकता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 2, 1 और 2। ठीक है, अब b का यहां देखना है, b क्या है, इसमें a पूरा का पूरा, a इज एन एलिमेंट इन b, तो ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट बन जाएगा b में। तो 1 2 पूरा पूरा इसमें आ गया,
कॉमा, इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, प्लस एक ए भी एलिमेंट है उसमें, तो सपोज 3 है, तो ये ए हो गया और ये 3 हो गया, ये तो ये एक एलिमेंट बन गया। अब वो पूछ रहा है कि एक्स बी को बिलोंग करता है कि नहीं। अब बी में क्या क्या बिलोंग करते हैं, ए और 3, तो बी में 1 या 2 बिलोंग नहीं करते हैं, तो इसका मतलब एक्स, मतलब सिंस 1 और 2 doesn't belong to or don't belong to B, this implies X not doesn't belong to B, तो ये belong to नहीं है, तो इसके कारण इस चक्कर में ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो फॉल्स है, इसीलिए हमने इसका काउंटर एग्जांपल दे दिया। सिमिलरली अब इसको देखते हैं, A is a subset of B, B belongs to C, तो हमें पूछ रहा है कि A बी को बिलोंग करता है, ए सी को बिलोंग करता है कि नहीं, तो ये भी फॉल्स है। तो इसका काउंटर एग्जांपल क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, और बी इसके जितने भी एलिमेंट्स कंज्यूम कर लेगा 1 प्लस सम एक्स्ट्रा एलिमेंट, तो 1 2 ले लिया। इस स्टेटमेंट के अनुसार बी इज अ एलिमेंट ऑफ सी, तो ये पूरा एलिमेंट बन जाएगा सी का, तो सी क्या हो जाएगा 1 2, ये जो बी है, और सपोज 3 ले लिया, तो ये हमारा सी हो गया। अब हमें पूछ रहा है कि ए बिलोंग्स टू सी, तो ए क्या है, ए है 1 एज एन सेट 1 एज एन एलिमेंट सी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हमें ये देखना है कि सी में सिंस 1 doesn't belong to C, this implies A doesn't belong to C, तो ये फॉल्स हमने एग्जांपल दे दिया, तो ये प्रूव हो गया कि ये वाला केस सही है और ये वाला केस गलत है, 2 10 फॉल्स। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे बाकी ऑप्शन के साथ। सो नाउ विल कंटिन्यू सेकंड क्वेश्चन, थर्ड स्टेटमेंट। उसमें बताया गया है कि ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है। तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका, ये ए है, ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है और ये यू है। तो हमें ये बताया गया है कि ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो इसका मतलब ए सी का सबसेट है, तो ए सी के पूरे अंदर कंज्यूम हो जा रहा है, ये हमारा ट्रू है और उसका प्रूफ है ये। और अगर रिटर्न में हमें लिखना है तो कुछ ऐसा आएगा, लेट ए बिलोंग्स टू ए, और इसके हिसाब से ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के कोई भी एलिमेंट उठा ले वो बी के अंदर प्रेजेंट होगा ही होगा, कोई भी एलिमेंट उठा ले वो बी के अंदर होगा ही होगा। फिर दूसरा केस है लेट बी बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लाइज अगर बी लिया तो वो या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, सो बी बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी माइनस ए, ठीक है। तो विच मीन्स तो एक और चीज है एंड, सो यहाँ पे B बिलोंग्स टू B ऑल्सो इम्प्लाइज B बिलोंग्स टू C, ये है फ्रॉम B सिंस B इज अ सबसेट ऑफ C, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट देखना कि B माइनस ए भी हो सकता है और A भी हो सकता है C के अंदर, इसका मतलब सो दिस इम्प्लाइज B A B belongs to A
implies B belongs to C or B belongs to B minus A implies B belongs to C। ठीक है, तो अब ये इसको बिलोंग करता है, ये इससे ये कर, मतलब इससे ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है, तो ये वाला पार्ट से पता चल रहा है कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। तुम ये कह सकते हो यहाँ पे इम्प्लाइज नहीं, यहाँ पे इक्वल आएगा। ठीक है, सो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इससे इम्प्लाई होगा कि ये वाला पार्ट, तो अगर बी का कोई भी एलिमेंट ए में जो है वो हमें इम्प्लाई करता है कि वो एलिमेंट सी में भी होगा। तो इसी चीज को बी को हम ए से रिप्लेस कर लेते हैं, कुछ नहीं, चेंज ऑफ वेरिएबल है बस। और इससे क्या पता चलता है, अगर ए में कोई एलिमेंट है और उससे पता चलता है कि वो सी में भी है, तो इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब ए बिलोंग्स टू सी। तो ये इसका प्रूफ है। ठीक है, तो ये अगर हम लिखेंगे बी बिलोंग्स टू बी, तो वो या तो इस एरिया में हो सकता है, या तो इस एरिया और इस एरिया, या फिर इस एरिया में। ठीक है, तो ये हो गया बी माइनस ए और ये हो गया ए, तो उनका यूनियन बी माइनस ए, बी बिलोंग्स टू ए, या फिर बी माइनस ए को बी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ। तो इसी स्टेटमेंट को हमें ये पता चलता है कि इससे ये डिराइव हो गया, डिराइव तो नहीं बोलेंगे, इससे ये इम्प्लाई हो गया कि अगर वो बी में है तो बी वाला एलिमेंट सी में भी होगा। ये हमें स्टेटमेंट से पता है। तो ये वाला हम क्या लिख सकते हैं कि अगर बी, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये वाले होल चीज या तो इसके इक्वल है या तो इसके इक्वल है, मतलब ये या फिर सी में होगा या फिर ये सी में होगा। ठीक है, तो हमें बस इतना ही जानना था कि ये वाला सी में होगा। ठीक है, तो ये वाला सी में क्यों होगा? हाँ, क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा बिलोंग टू सी होता है, तो इसका मतलब कहने की बात यह है कि ये यूनियन है, यूनियन ए डैश बिलोंग्स टू यू। अगर ये मतलब ए, अगर ये स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ यू, क्योंकि ये भी है और ये भी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यू बनता है। तो अगर ये हटा भी दिया जाए तो ये यू का सबसेट होगा कि नहीं? तो ये वाले स्टेटमेंट से ही ये वाले स्टेटमेंट में आ गए कि अगर दोनों सेट के एलिमेंट तीसरे सेट के अंदर आते हैं, तो आइदर ऑफ द सेट वो तीसरे सेट के अंदर आएंगे ही आएंगे। तो हमने ये पता कर लिया, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ इसको कंसिडर किया। तो इससे क्या आया, बी को ए से रिप्लेस किया, तो अगर ए एलिमेंट ए में है तो वो ए एलिमेंट सी में भी होगा। और उसी से हमें पता चलता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी, जो कि हमें प्रूव करना था क्योंकि ये हमने ट्रू बोला था। ठीक है, ये अभी सेट्स की भाषा है। सो ये आपको वेन डायग्राम से, कभी कभी कोई प्रॉपर्टीज से, सब इंटरलिंक करके आपको प्रूफ तक पहुंचना है। आपको हमेशा ये बताना है कि अगर हम कोई केस कंसिडर कर रहे हैं तो उसके क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो जैसे कि बी एक एलिमेंट है बी का, सेट बी का, तो बी ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है। अगर इसको हम यूनिवर्सल सेट ले लें ए का, नॉट ए यूनिवर्सल सेट, मतलब ए और बी माइनस ए ये दोनों मिलके बनते हैं, तो ये क्या होता है, u माइनस ए। सो ए यूनियन u माइनस ए इज इक्वल टू u। तो ऐसे ही a यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू b। तो ये वाला स्टेटमेंट ये यहीं से लेके गया है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट लेके गया, तो हाँ, तो ये वाला स्टेटमेंट से ही मैं ये वाला स्टेटमेंट लेके आया हूँ। ठीक है, तो बी अगर बी में बिलोंग करता है तो वो या तो इसमें बिलोंग करेगा या तो इसमें बिलोंग करेगा। और क्योंकि बी सी में बिलोंग करता है, ये हमें गिवन है, तो ये मैं ओवर एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि जितने भी
कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि ये वाला स्टेटमेंट कहाँ से आया, तो वो यहाँ से आया। वो कैसे आया? वो इस वेन डायग्राम के अंडरस्टैंडिंग से आया। ठीक है, तो उससे ये वाला पता चल गया कि बी, अगर बी सी का पार्ट है तो सर बी का पार्ट है तो बी सी का भी एलिमेंट होगा फ्रॉम दिस। तो ये हो गया। अब इसका मतलब बी ए का भी एलिमेंट हो सकता है और बी माइनस ए का भी एलिमेंट हो सकता है, इसका या फिर इसका। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमको इसकी चिंता ही नहीं करनी है, हमको चेक करना है कि ये इसका सबसेट है कि नहीं। तो बी सी का सबसेट है, तो तब क्या आया, तो ए भी ऑल्सो बी का, ए का जो एलिमेंट है वो भी सी में भी आ जाएंगे फ्रॉम दिस। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू, नॉट सॉरी, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। काफी पेचीदा हो गया। चलो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये वाला आया कि ए, और फिर फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है कि ए अगर बी का सबसेट नहीं है, बी अगर सी का सबसेट नहीं है, तो ए सी का भी सबसेट नहीं है। ऐसा हमें प्रूव करना है कि ये ट्रू है कि नहीं है, पहले पता करना है। अगर ट्रू है तो प्रूव करना है, नहीं है तो हमें एग्जाम्पल देना है। तो ये फॉल्स है, फॉल्स। इसका काउंटर एग्जाम्पल बनाना है, ए बी का सबसेट नहीं है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट ले लिया मैंने, ए बी। लेकिन हमें प्रूव करना है कि हमें ये दिखाना है कि ए सी का सबसेट हो सकता है, तब जाके ये फॉल्स ट्रू, मतलब फॉल्स प्रॉपर हो सकता है। तो हमें ये दिखाना है कि ए सी का सबसेट हो सकता है। तो अब हम लेंगे सी, ये वाला। तो अब क्या है, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ये दोनों टिक हो गए। लेकिन इस केस में हम एक एग्जांपल लेके आ पाए कि ए स्टिल इज अ सबसेट ऑफ सी। हियर A is a subset of C. This implies the above statement is false. ठीक है, ये above मतलब ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमने उसका काउंटर एग्जांपल दे दिया। तो इसको वेन डायग्राम में मैंने इसका काउंटर एग्जांपल दे दिया। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सब पार्ट। सो अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। तो इसमें पूछा है कि x a को बिलोंग करता है और a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। x a को बिलोंग करता है, ठीक है, a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, देन x इज x बिलोंग्स टू b। तो ये प्रूव करना है या फिर इसका काउंटर एग्जांपल देना है। तो अगर a b का सबसेट नहीं है तो ये सपोज b हुआ, ये हुआ a, तो x b के अंदर तो हुआ ही नहीं, ये हमारा फॉल्स आ गया। और ये हमारा काउंटर एग्जांपल। फॉल्स करने के लिए, अगर ये फॉल्स है तो हमें उसके एग्जांपल देना था। तो एग्जांपल है a इक्वल टू 1 2, b इक्वल टू 3 4, देन a is not a subset of b, then 1 doesn't belong to b, और so yeah, इतना ही है। This implies 1 doesn't belong to b, which implies which provides a counter
एग्जाम्पल टू द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। तो पहले हमें वेन डायग्राम से दिखा देना है कि x यहाँ बिलोंग करता है, a नॉट इक्वल टू b, दिस इम्प्लाई, और इसको फॉल्स करना है। अगर ये फॉल्स करना है तो मतलब ये स्टेटमेंट इस कॉम्बिनेशन के होने के बावजूद ये अगर गलत हो गया तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो हमें फॉल्स लिखना है और उसका काउंटर एग्जांपल देना है कि ये फॉल्स कब होता है। तो ये इस केस में फॉल्स हो जा रहा है। ठीक है, सो फिफ्थ का सॉल्यूशन ये है। उसके बाद अब सिक्स्थ पार्ट में हम जाएंगे। सो अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, सॉरी सेकंड क्वेश्चन के सिक्स्थ सब पार्ट में। तो इसमें पूछा है ए बी का सबसेट है। ठीक है, ए कंप्लीटली बी के अंदर आ जाता है, और दूसरा केस है कि x b में नहीं है। तो अगर ये यूनिवर्सल सेट है और x यहाँ कहीं है, b में मतलब कोई भी शेडेड रीजन, मतलब जिसमें भी है, शेड नहीं किया लेकिन x इस रीजन में कुछ भी हो सकता है, x नॉट इक्वल टू b एंड नॉट बिलोंगिंग टू b, देन x डजंट बिलोंग टू a। तो क्या हम x को, ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करवा सकते हैं क्या? अगर करवा देंगे तो x बिलोंग्स टू b हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एस एक्स डजंट बिलोंग टू ए, तो ये ट्रू है। अब इसको प्रूव करना है, तो प्रूव हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर दूसरा प्रूफ है तो ओके, ए, so this implies let b belongs to b, this implies, इसको इक्वल टू लिखेंगे b either a और b belongs to b minus a। क्यों? क्योंकि b का सुपर b सबसेट हो गया, तो a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू b, क्योंकि when b a is a सबसेट ऑफ b, तो क्योंकि a b का सबसेट है तो या तो वो इधर होगा या तो इधर होगा, अगर b का कोई भी एलिमेंट है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा, या तो b a में बिलोंग करेगा या तो b माइनस a में बिलोंग करेगा। अब हमें देखना है कि x है वो b में बिलोंग नहीं करता है। सिंस x डजंट बिलोंग टू b, दिस implies x doesn't belong to a or a union b minus a। ठीक है, सो a इस यूनियन में बिलोंग नहीं करता है। तो अगर x इसमें बिलोंग नहीं करता है, तो अगर x इस यूनियन में ही बिलोंग नहीं करता, यूनियन इज बड़ा, कह सकते हो कि जैसे हम मैथ्स में लिखते हैं, अगर इसको समझना है कि 1 लेस देन 5 लिखा है तो 1, और अगर 5 10 से छोटा है तो 1 डेफिनेटली लेस देन 10। तो अगर x यहाँ डजंट बिलोंग, सॉरी, अगर x 5 से छोटा ही छोटा है, मतलब ये यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं बताऊं कैसे मैं तुम्हें, कि x जो है ना वो इस सर्कल से भी आगे है, तो हमें ये देखना है कि वो इस डिस्टेंस से भी इसके अंदर आया ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये यूनियन है, जैसे कि हम इसमें क्या लिखेंगे, 1 + 1 2 लिख दिया। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसको ऐसे लिखा, तो अगर x 1 और 2 में ही बिलोंग नहीं हो रहा है, तो अगर इसको यूनियन में एग्जांपल में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब 1, 2, x डजंट बिलोंग टू 1, 2। तो x, इसका मतलब अगर x 1, 2 में ही बिलोंग नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली x 1 में तो बिलोंग करेगा ही नहीं, क्योंकि ये उससे भी छोटा है। क्योंकि अगर हमें उसको बिलोंग करवाना है तो हमें
अगर x को b के बिलोंग करवाना है तो ये रेडियस और बड़ा होता जाना चाहिए, तो ये एरिया और बड़ा होता जाना चाहिए, तब कहीं जाके x कवर हो जाएगा, ऐसा एजम्पशन ले लो, मतलब ऐसा एनालॉजी ले लो। तो हमें जितना रेडियस बड़ा करते जाएंगे उतना हम कब्जा करते जाएंगे। लेकिन ये क्या है कि अगर वो इसमें भी नहीं है, बड़े रेडियस में भी नहीं है, तो अगर उसके छोटे रेडियस में, तो अगर इसमें एक सब ऑपरेंड में यूज किया है तो x डजंट बिलोंग्स टू, तो इसको मैं मिटा देता हूं पहले। तो इसका मतलब है x a यूनियन b माइनस a यूनियन b माइनस a में है ही नहीं। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज x डजंट बिलोंग टू a, और यही हमें प्रूफ चाहिए था। ठीक है, तो इसको इसमें डिस्टिल करना है, मतलब ये वाला पार्ट ऐसे समझ में आ जाएगा, लेकिन रिटन फॉर्म में जैसे एग्जाम में हमें लिखना होगा, तो ये इसको काउंटर एग्जांपल ये है कि ये b में आता है, सिंस a इज अ सबसेट ऑफ b, तो इन दोनों में से एक में हो सकता है, इन दोनों में से किसी में भी नहीं है, तो वो आइदर इसमें और आइदर इसमें तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, दोनों में नहीं है। तो ये थोड़ा रियल वर्ल्ड सेट, थोड़ा क्या है ना, रियल वर्ल्ड जैसा सिनेरियो है कि अगर इस रूम में नहीं है, अगर वो पूरे घर में नहीं है, तो इसका मतलब वो एक रूम में भी नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो ये पूरा घर है जिसमें ये एक रूम है, ये एक रूम है, अगर इस रूम में भी दोनों रूम में नहीं है, इसका मतलब एक रूम में भी नहीं है, तो ये ऐसा प्रूफ है इसका। ठीक है, तो तो ये कुछ ऐसा था, तो ये प्रूफ ऐसा आ गया। समझने के लिए ये भी प्रूफ है, ये भी प्रूफ है। आप इस होल सर्कल को मतलब होल डायग्राम को वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दें और वेन डायग्राम बना दें तो वो भी एक आंसर हो जाएगा। नहीं तो हर स्टेटमेंट से ये और ये स्टेटमेंट से, मैंने ये स्टेटमेंट से ये लिया और इस स्टेटमेंट से ये पता किया कि वो ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, वो दोनों स्टेटमेंट से ये पता किया, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये वाला प्रूफ अब समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे, मिसलेनियस एक्सरसाइज में। उसमें दिया है ए यूनियन बी और ए यूनियन सी सेम है, एंड ए यूनियन बी, ए यूनियन सी सॉरी ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी सेम है। ये इससे सेम है, ये इससे सेम है, दोनों दिए गए हैं। हमें प्रूव करना है कि B इक्वल टू सी, बी और सी सेम सेट है, इक्वल सेट्स है। तो हम B को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो हम ये लिख सकते हैं, एक वेन डायग्राम अगर बनाओगे A और B का, ये A और B है, A और B, तो हम ये लिख सकते हैं कि B इज एन इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन B और B। ऐसे लिख सकते हैं कि B इज एन इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन B। तो ये इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। कि अगर इनमें से आइदर सेट होल यूनियन का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एज अ सेट इटसेल्फ आएगा, वो एक एब्जॉर्प्शन लॉ है। ठीक है, तो इसके बाद ए यूनियन बी यूनियन, नहीं इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये हमें पता है, तो अभी हम इसको लिखेंगे, इसको ए यूनियन सी लिखना पड़ेगा। सो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, अब इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, विच इज, ये क्या है, ये यही है ए इंटरसेक्शन बी, और कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से यहाँ पे सी इंटरसेक्शन ए और कम्यूटेटिव लॉ दोनों ये
स्टेटमेंट में दिया गया और कम्यूटेटिव लॉ में इसको ऐसे कर लेंगे, तो ये यहाँ से रिप्लेस हो गया, ठीक है, इसमें ये वाला इससे रिप्लेस हो गया, और इसका भी यूनियन बी यूनियन सी। अब दोनों में ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हमें उल्टा करना है। अब सी दोनों में कॉमन है, सी निकाल दिया, ओके यहाँ पे इंटरसेक्शन है, मैं वही सोच रहा हूँ गलत क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन, हमें दोनों में इंटरसेक्शन है, और ए यूनियन बी निकाला, ए यूनियन बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी इज नथिंग बट ए यूनियन सी। अब ये जो एब्जॉर्प्शन लॉ है हमने जो यहाँ पे किया था, उसी को देखो, बी की जगह सी आ गया है, ठीक है, नथिंग बट अगर ये बी की जगह सी होता, तो अगर ये ए है ये सी है, ठीक है, तो सी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में जो भी है ए यूनियन सी जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको हमें देखना है कि इसका रिजल्ट क्या आया। अब इंटरसेक्शन मतलब जहां पे दोनों प्लस भी हो माइनस भी हो, तो ये वाला एरिया है प्लस माइनस का, ये वाला एरिया है प्लस माइनस का, तो ये पूरा एरिया किस में आता है, सी में आता है। तो ये ए इंटरसेक्शन सी आया, और ये सी माइनस ए। तो हमें ये सी माइनस ए की जगह हम कंप्लीटली सी भी लिख दें तो भी चलेगा कि इंटरसेक्शन, क्योंकि सी माइनस ए डिसजॉइंट होता है ए इंटरसेक्शन सी का, ठीक है। तो ये वाला नहीं, मैं यहां बता रहा हूं। तो अब हमें देखना है कि सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या आ रहा है, ये आ रहा है, प्लस और माइनस जहां पे भी है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो ये नथिंग बट ये वाला, और ये क्या है, ये हमारा सी है। सो बी इज नथिंग बट इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ है इसका। तो ये थोड़ा एब्जॉर्प्शन लॉ यहाँ पे लग गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देख के सब्स्टिट्यूशन किया, फिर यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूशन किया, और ये वाला क्या है, रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम डिस्ट्रीब्यूट क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। तो दोनों में सी कॉमन आ गया, और दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन आ गया, और ए यूनियन बी एक साथ निकाल दिया। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का उल्टा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का उल्टा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूशन का कहना मतलब है जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अनुसार। तो सी, इसके बाद ये वापस से एब्जॉर्प्शन लॉ, ये वाला, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन लॉ, सब्स्टिट्यूशन, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन रिवर्स, ठीक है। तो सारे लॉ एक साथ लगे गए, सब्स्टिट्यूशन और लॉ। तो सबको एक बार देख लेना ढंग से, वीडियो को भी स्लो या फास्ट तुम जैसे समझ में आए देख लेना। और ऐसे होता है हमारा थर्ड, ऐसे कंप्लीट होता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। उसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 4 कंडीशन दिए गए हैं, और हमें ये बताना है कि ये 4 कंडीशन इक्विवेलेंट है एक दूसरे के साथ। मतलब अगर इससे ये प्रूव हो सकता है, इससे ये प्रूव हो सकता है, इससे ये प्रूव हो सकता है, और इससे ये प्रूव हो सकता है, तो अगर एक गिवन है तो दूसरा प्रूव हो सकता है। तो अगर एक से दूसरा प्रूव हो रहा है, इसका मतलब कोई भी एक दूसरे से प्रूव हो जाएगा। तो हमको इसको प्रूव करने के लिए अगर ये गिवन है तो ये प्रूव हो जाएगा, ये गिवन है तो ये प्रूव हो जाएगा,
ये गिवन है तो ये प्रूव हो जाएगा, या फिर ये गिवन है ये इससे प्रूव हो जाएगा। इसको तो हम एक सर्कुलर वे में अगर हम प्रूव कर ले इसको, तो हम इस केस को मतलब इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की जो कंडीशंस है उसको वेरीफाई कर सकते हैं, हम शो कर सकते हैं कि वो सही है। ठीक है, तो पहले A बिलोंग्स टू B, दिस इंप्लाइज, तो इसका मतलब क्या है, लेट X बिलोंग्स टू A, दिस इंप्लाइज X ऑल्सो बिलोंग्स टू B। ठीक है, एंड देयर इज नो, हमें ये प्रूव नहीं, हमें ये प्रूव करना है अब, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ A दैट इज आउटसाइड ऑफ B। ये इससे आता है, इससे ये स्टेटमेंट बना कि A B का सबसेट है, मतलब A के सारे एलिमेंट B में ही कंज्यूम हो जाएंगे। तो उसी का मतलब है देयर इज नो एलिमेंट ऑफ A दैट इज आउटसाइड ऑफ B। अब उससे क्या पता चलता है, विच इम्प्लाइज कि अगर देयर इज नो, अगर A B है, हम ऐसे मान के चले, तो A इसमें A सबसेट ऑफ B दिया है, सॉरी ये नहीं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा A इज अ सबसेट ऑफ B। तो A है, ये B है। ठीक है, तो A इज अ सबसेट ऑफ B, ये मैंने बना लिया। अब A का एक भी एलिमेंट बाहर नहीं है। अब इसको देख के क्या लग रहा है कि अब जो A होता है, A इज नथिंग बट A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब इससे क्या है कि ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, तो देर इज नो एलिमेंट आउटसाइड ऑफ B, तो सॉरी दैट इज आउटसाइड ऑफ B। हाँ, तो A का एक भी एलिमेंट नहीं है जो B के बाहर है। इसका मतलब A माइनस B इज 5। अरे वेट, सिर्फ इतना ही लिखना था, इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें ये जो इस इंग्लिश लैंग्वेज को हमें क्या कहते हैं, सेट इक्वेशंस में बताना है, सेट ऑपरेशंस में। तो देयर इज नो एलिमेंट ऑफ A दैट इज आउटसाइड ऑफ B। तो इसका मतलब क्या है, A दिया है और उसका अगर ये B है, जस्ट गैस करो कि A का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, तो ये होगा A माइनस B, दो B के बाहर नहीं है, तो देर इज, तो यहां पे ये B है, ये A है। ठीक है, अगर ये हम गैस कर रहे हैं तो इस स्टेटमेंट को हम पहले बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देर इज नो एलिमेंट ऑफ A। एक एलिमेंट ले लिया यहाँ पे A के अंदर जो कि आउटसाइड ऑफ B, तो नो एलिमेंट, तो आउटसाइड ऑफ B में नो एलिमेंट, मतलब हमने ये एलिमेंट लिया भी और ऐसा भी है कि ये एग्जिस्ट भी नहीं करता है। इसका मतलब ये वाला एरिया एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ A इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा A हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज का मतलब क्या हुआ, A कंप्लीटली B के अंदर आ गया। सो A इज, तो उसके बाद ये जो है इसको क्या कहेंगे, इस चीज को कि ये एम्प्टी हो गया, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। A माइनस B इज नथिंग बट 5, ये एम्प्टी है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, सारे एलिमेंट इधर ही है A के, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं नो एलिमेंट्स, और नो एलिमेंट्स का मतलब है 5। ठीक है, तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया, दिस इंप्लाइज 1 इंप्लाइज 2। ठीक है, तो ये हमने पहला प्रूव कर लिया। अब हम प्रूव करेंगे सेकंड इंप्लाइज थर्ड। ठीक है, सो अब आता है A माइनस B 5 इज इक्वल टू 5 को हमें प्रूव करना है A यूनियन B इक्वल टू B, इससे ये वाला स्टेटमेंट प्रूव करना है। तो अगर हमें ये पता है A माइनस B इक्वल टू 5,
अगर ये हमें पता है तो इसका मतलब नो एलिमेंट्स, सो तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू, ए यूनियन बी क्या होता है, ये ए भी है, ये बी है, ए यूनियन बी क्या होता है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन, नॉट इंटरसेक्शन, यूनियन, यूनियन यूनियन, ठीक है। तो अब इस चीज को लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, फाई है, फ्रॉम दिस इक्वेशन ये आ गया हमारा फाई। अब यूनियन, ठीक है। अब b माइनस ए, ये वाला क्या है, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। b माइनस ए और ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये हुआ, बी माइनस ए ये हुआ। अब इन दोनों का यूनियन, यूनियन मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो इन दोनों को शेड करना है, इन दोनों को ये। अब हमें शेडेड रीजन बताना है, तो शेडेड रीजन क्या है, बी है, तो इन दोनों का बी आ गया, ठीक है। इसको तुम ये भी, ये एक एब्जॉर्प्शन लॉ भी हो सकता है, तो ये इसको थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन लॉ भी है, ठीक है। कि बी का यूनियन बी माइनस ए, और इसको ये म्यूचुअली डिसजॉइंट था, तो अगर ये ऑटोमेटिकली ये वाला और ये वाला सेट का यूनियन होगा बी, ठीक है। तो फाई और बी का यूनियन, बी और फाई का यूनियन क्या होता है, बी, ठीक है। तो हमको ये पता था, अब हमको ये फ्रॉम ये पता है कि ये इक्वेशन है, इससे ये हमें पता चल गया कि ए ये एलएचएस है, ठीक है। तो ये से हमको पता चल गया कि दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, फ्रॉम किससे पता चला, ए माइनस बी इक्वल टू फाइव से, क्योंकि हमने उसको यूज किया इसमें। और ये वाला तो जनरल स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ, जो भी कोई लॉ एक होगा, एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, एब्जॉर्प्शन लॉ नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, ये है इन दोनों का सम, ठीक है। इन दोनों का यूनियन, यूनियन मतलब ये पार्ट भी आएगा, ये पार्ट भी आएगा, तो ये इससे, तो दिस इंप्लाइज सेकंड से थर्ड प्रूव हो रहा है, हेंस प्रूव्ड, यहां पे लिख लेता हूं, हेंस सेकंड इंप्लाइज थर्ड, ठीक है, सेकंड इंप्लाइज थर्ड। अब हमें थर्ड को प्रूव करना है कि वो फोर्थ के बराबर है, ठीक है। सो अभी हम थर्ड को फोर्थ, थर्ड हमें पता है, गिवन थर्ड प्रूव दैट फोर्थ इज ऑल्सो ट्रू, तो हमें थर्ड पता है, थर्ड क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी हमें पता है, तो हमें ये प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, तो हमें पता है, तो एक है ये ए और बी सपोज ऐसे हैं, ए बी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए यूनियन बी मतलब ये, तो ए यूनियन बी मतलब ये, और नथिंग बट ए, दैट इज नथिंग बट बी, ये बी पूरा आ जाएगा, मतलब यहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, नो एलिमेंट, दैट इज ए कंप्लीटली एग्जिस्ट विथ इन बी, यही वाला पार्ट ए है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए, तो ए इज अ, सो इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो गया। तो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हुआ ए, तो देन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये पूरा का।
अब ए यूनियन बी लिखो ना लिखो, पूरा बी लिख दो चलेगा, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज नथिंग बट फोर्थ। तो इससे ये कैसे आया, ये वाला कैसे आया, इसको एक एब्जॉर्प्शन लॉ आता है, मैं वो लिख देता हूँ, उसको प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, अगर ए किसी भी चीज के साथ इंटरसेक्शन लेगा, ठीक है, ये ए है सपोज, और वो किसी भी साथ की इंटरसेक्शन लेगा जो कि यूनियंस ऑफ सेट्स जिसमें एक सेट ए भी हो, मतलब जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन डॉट डॉट डॉट, अगर उनमें से एक सेट ए भी है और उसके कुछ भी यूनियन ले लो, ठीक है, तो ये ले लिया, ठीक है, ये डी है, ये सी है, अब ए इंटरसेक्शन ये यूनियन, ठीक है, तो इनका यूनियन मतलब सबका वैल्यू, सबका यूनियन मतलब ये सारे, ठीक है, मतलब इसको मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ, 1 2 3 4, सपोज ये है, तो सब में एक वैल्यू है, यूनियन मतलब सबका यूनियन, चारों सर्कल्स का यूनियन, तो सारे मैंने एरियाज कवर कर लिए। अब इसका इंटरसेक्शन ए से किया, ए बी सी डी, इंटरसेक्शन मतलब जो ए और इसमें कॉमन हो, तो ए और इस होल एरिया में जो भी शेडेड एरिया, शेडेड नहीं हाईलाइट, जो भी है एम्प्टी एरिया को जो हमने फिल किया है, उस एरिया का इंटरसेक्शन मतलब क्या, इस एरिया का और इस होल एरिया का, जो बादल बनेगा बाहर का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये एब्जॉर्व कर लिया कि ये वाला और इसका इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है वो ये वाला एरिया है, और ये वाला एरिया नथिंग बट ए इटसेल्फ, तो हम लिख सकते हैं ए इज ए इंटरसेक्शन ऑफ एनी यूनियन ऑफ विच कंटेन्स वन सेट एज ए इटसेल्फ, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन लॉ है। तो हम ये सब लॉ नहीं है इस केस में ये है कि एक से दूसरा प्रूव हो रहा है, लेकिन ये वाला लॉ है। जब हम लॉ कहते हैं मतलब वो हमेशा ट्रू रहेगा, तो ये वाला केस हमेशा ट्रू रहेगा, ये हमेशा ट्रू नहीं रहेगा, ये इस गिवन कॉन्टेक्स्ट में ये ट्रू रहेगा, इस गिवन कॉन्टेक्स्ट में ये रहेगा, लेकिन लॉ क्या है, यूनिवर्सल रहता है। तो ये एब्जॉर्प्शन लॉ ये वाला चीज है, वो यूनिवर्सल है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी, बाकी को हम इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जस्ट फॉर कंसिडरेशन इसको हम ए यूनियन बी लिख लेते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन लॉ के हिसाब से ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अब लेकिन हमें गिवन क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, तो ये नथिंग बट बी है, और ये ए इंटरसेक्शन बी, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और ये नथिंग बट हमारा तो गिवन ये, तो हमारा आंसर ये निकल गया। सो दिस इंप्लाइज दस थर्ड इंप्लाइज फोर्थ। तो हमको इससे ये पता चल गया, इससे ये इक्वल हो गया, इससे ये पता चल गया। अब इससे हमें पता चलना है कि ए बी का सबसेट है, तो वो हम डिस्कस करेंगे शॉर्टली। सो अब हमें प्रूव करना है कि फोर्थ वाले से फर्स्ट वाला प्रूव हो रहा है। इसका मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए दिया गया है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी हमें प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू ए। अगर ए का एक एलिमेंट है, लेकिन हमें यह भी पता है कि ए की वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी है, दिस इंप्लाइज ए ऑल्सो बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। का मतलब वेन डायग्राम में देखेंगे, अगर ए और बी लिखा है तो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ए की वैल्यू और यहाँ पे खाली है, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ही है वैल्यू, ठीक है। तो पूरा ए इंटरसेक्शन बी और ए सेम है, तो ए नथिंग बट ये है।
और ये बाकी खाली स्पेस है, तो ये नो एलिमेंट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ए इधर बिलोंग करता है। तो अगर ए, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए, ये क्या एंड है, ए बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है। लेकिन हमने क्या एज्यूम किया था, हमने अगर एज्यूम किया था कि ए अगर कोई भी एलिमेंट है ए में, चाहे कोई भी एलिमेंट ए में है, तो वो बी में भी प्रेजेंट हो जा रहा है। दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अगर जैसे इसका मतलब ये देखो, ए में भी बिलोंग करता है, बी में भी बिलोंग करता है, मतलब ए यहाँ बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इससे कि इस स्टेटमेंट से क्या इंप्लाई हो रहा है कि वो इस सर्कल में भी प्रेजेंट है। तो हमने स्टार्ट क्या किया था, अगर ए में है तो वो बी में भी पहुंच जा रहा है, तो ये वाला, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। और ये नथिंग बट तभी पॉसिबल है कि अगर हर एलिमेंट ए का बी के कहीं बी में प्रेजेंट है ही है, तो हर एलिमेंट ए का बी में प्रेजेंट है, उसका सिंबल है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो जो कि हमें प्रूव करना था, दैट इज नथिंग बट 4 implies 1, दिस हेंस 4 implies 1। तो हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 4, 4 implies 1। दिस implies, सब एक दूसरे को इम्प्लाई, अगर ये है तो ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये ट्रू है, तो ये ट्रू है। तो अगर हर एक दूसरे से ट्रू एक को केस ले लिया, तो ऐसे हम बाकी में भी सिमिलरली यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर कुछ एक दूसरे से कंडीशन इक्विवेलेंट हो गया है। तो दस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। काफी पेचीदा है, काफी लंबा है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम, कॉन्सेप्ट ऑफ एंड और इंटरसेक्शन, सारे लॉज, सब कुछ आपको पता करवा देगा। और ये क्वाइट गुड क्वेश्चन। ठीक है, विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।